हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आप सब लोग डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में जानते भी होंगे। नहीं जानते तो इस वीडियो में पूरी संपूर्ण जानकारी है जिससे आपको इस बिल के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अच्छा, ये बिल है क्या, क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत थी इसको लाने की, वो सब जानेंगे। तो बिल जो है वो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 जो राज्यसभा में पास हो चुका है। इससे पहले लोकसभा में 3 अगस्त को ये आया था और 7 तारीख को लोकसभा ने पास कर दिया था। अभी हाल ही में राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया है। देखो, अगर डेटा के प्रोटेक्शन की बात करें तो छोटी सी बात से समझते हैं। अगर कोई आपका फ़ोन आपकी बिना इजाज़त के ले ले तो आप कितना गुस्सा हो जाते हैं, तिलमिला जाते हैं कि कैसे मेरे फ़ोन को हाथ लगा दिया। क्यों ऐसा करते हैं आप? क्योंकि आपका डेटा जो आपके फ़ोन में स्टोर्ड है, चाहे वो आपकी फ़ोटोज़ हैं, चाहे आपके आधार कार्ड डिटेल्स हैं, चाहे आपकी बैंक डिटेल्स है, कुछ भी हैं, वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा उसे देखे आपकी परमिशन के बिना। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इस बिल में कुछ प्रावधान लाए गए हैं ताकि आपका जो पर्सनल डेटा है वो स्टोर हो सके, वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सके। आप कहीं पे भी अपनी कोई भी डिटेल्स दें तो जब तक उस कंपनी को आपकी डिटेल्स की ज़रूरत है वो तभी तक उसको एक्सेस करे, उसके बाद वो उसको एक्सेस ना करे, डिलीट कर दे। अभी तक क्या हो रहा था, एक बार डेटा आ जाता था चाहे स्टेट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास या कहीं पे भी किसी भी कंपनी के पास, तो वो हमेशा उनके पास रह जाता था। अब बिल से क्या होगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी। जैसे डेटा जो है वो एक लिमिटेड टाइम तक रहेगा, उसके बाद डिलीट हो जाएगा, राइट। तो डेटा एक ऐसी चीज़ है ना जो चौथा विश्व युद्ध तक करा सकती है। बहुत इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंस है इस बिल की, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जहाँ तक बात करें कि डेटा के बारे में, डेटा की प्रोटेक्शन या आपकी पर्सनल, जो आपका पर्सनल डेटा है उसकी प्रोटेक्शन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में कुछ डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है, बट अगर हम बात करें आर्टिकल 21 की, ठीक है, तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंदर हमें प्राइवेसी एक्ट मिलता है। लाइक प्राइवेसी जो है वो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंदर ही आ जाती है आर्टिकल 21 में। तो इसी के तहत आर्टिकल 21 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप मान सकते हैं कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लें, ठीक है। बिल की बात जब हुई है तो ये अभी ऐसा नहीं है कि एकदम से 3 तारीख को इंट्रोड्यूस हुआ और सारी चीज़ें फटाफट हो गई। 17 में शुरुआत हुई थी, फंडामेंटल राइट की तरह इसको लाने की बात हो रही थी। फिर उसके बाद 18 में भी कमेटी बनी, ठीक है, रिपोर्ट्स आई। फिर 21 में, 19 में और आखिर में अभी जैसा मैंने बताया 3 अगस्त को लोकसभा में ये बिल गया और 7 तारीख को ये बिल लोकसभा में क्या हो गया, पास हो गया। और अभी 9 तारीख को, 9 अगस्त को इसे राज्यसभा ने भी पास कर दिया। किसने भी पास कर दिया? राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया। बिल के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखो, बिल की लैंग्वेज कुछ ऐसे बताई गई है कि ये प्रोवाइड करेगा प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा। और कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? इसमें बेसिकली राइट ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डाटा। इस बिल में ऐसी लैंग्वेज है कि ये बिल जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा राइट ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का राइट, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपना पर्सनल डाटा एंड द नीड टू प्रोसेस सच पर्सनल डाटा फॉर लॉफुल पर्पस, ठीक है। लॉफुल पर्पस क्या होते हैं? जो भी सरकार इस डेटा को यूज़ करती है किसी भी लॉफुल काम के लिए, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें इस बिल में की गई हैं, ठीक। इट एम्प्लॉइज प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के अंदर ही, ठीक है, इंडिया के अंदर ही इस बिल की मान्यता है बेसिकली, ठीक है। और अगर जो पर्सनल डेटा है वो बाहर किसी भी डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है या नॉन डिजिटल फॉर्म में भी कनेक्ट किया जाता है तो वो भी इसके अंडर आता है। अच्छा, डिजिटल फॉर्म, नॉन डिजिटल फॉर्म क्या हो गया? देखो, डिजिटल फॉर्म हो गया जैसा हम बात करें कि आपने कोई फॉर्म भरा, ऑनलाइन भरा, ठीक है, और नॉन डिजिटल तो उनका आपका डेटा एक कंपनी एक जगह पे चला गया। नॉन डिजिटल हो गया आपने पेन से
एक फॉर्म भरा और उसको सबमिट कर दिया। अब वो सबमिट होने के बाद कहाँ हुआ, वो एक डेटाबेस में स्टोर किया गया, मतलब मैनुअली कंप्यूटर में डिटेल्स आपकी डाल के उसको स्टोर किया गया, जो डिटेल्स आपने फॉर्म में पेन से लिख के प्रोवाइड की थी। बेसिकली हो क्या रहा है, वो भी ऑनलाइन गया, ठीक है। तो चाहे डिजिटल हो, नॉन डिजिटल हो, कंट्री के अंदर हो, वो सारा डेटा, उन सारे डेटा की प्रोसेसिंग इस बिल के अंडर आती है कि ये बिल जो है इट एम्प्लॉयज टू द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द डेटा विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर जितना भी डेटा है उसी की बात हो रही है, बाहर की फ़िलहाल इन्होंने अभी नहीं किया। देखो, यूज़र डेटा का इस्तेमाल करने वाली सोशल मीडिया जितनी भी फर्म है उनको व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा प्रदान करनी होगी। वो आगे इस चीज़ को लीक नहीं करेंगे, चाहे थर्ड पार्टी के थ्रू हो, थर्ड पार्टी प्रोसेसर के थ्रू हो या जैसे भी हो, उन्हें इंश्योर करना होगा कि वो इस चीज़ को, हमारे डेटा को लीक नहीं करेंगे। चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया कोई भी सोशल मीडिया फर्म है, कहीं पे भी अपना डेटा दे रहे हैं, अगर उल्लंघन होता है तो कंपनी पे जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, ठीक है, उसे अगर कहीं भी मान लो लूप होल्स आ गए हैं, ज़रूरी नहीं है कंपनी ने जानबूझ के किया है, गलती से कुछ चीज़ हो गई है, तो आपको यूज़र को और जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है उन दोनों को सूचित करना होगा। नहीं करा गया और अगर दोषी पाए गए तो 250 करोड़ तक का फाइन भी इम्पोज हो सकता है। ऐसी बात भी इस बिल में रखी गई है। अच्छा, जो डेटा है बच्चों का या फिजिकली चैलेंज पर्सन है, ठीक है, तो उनके जो गार्डियन होंगे, ठीक है, उनको उनकी परमिशन लेनी होगी डेटा को एक्सेस करने से पहले। फर्म को डेटा सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना होगा और इसकी जानकारी भी यूज़र्स को देनी होगी, यूज़र्स को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। केंद्र सरकार को भारत के बाहर किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में व्यक्तिगत जो डेटा है उसको ट्रांसफ़र करने से रोकने और प्रतिबंध करने की शक्ति भी होगी, ठीक है। सारी शक्तियाँ यहाँ पे सेंटर को दी गई हैं, स्टेट को नहीं दी गई हैं, ठीक है। तो इसकी एक तरह से इसको ये भी बोला जा रहा है कि जब सेंटर के पास ही सारी शक्तियाँ हैं तो वो किसी भी वे में डेटा का यूज़ फिर से वही चीज़ ना हो जाए कि किसी भी वे में यूज़ हो, ठीक है। इस चीज़ों पे नहीं जाते हैं, बिल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। द बिल अपील्स, बेसिकली इट अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ दिस बिल विल बी हर्ड। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर कोई भी आपको अपील करनी है इस बिल के रिगार्डिंग तो आप टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलिएट ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं, ठीक है। डीपीबी कैन समन फॉर्म्स एग्जामिन एंड इंस्पेक्ट बुक्स। जो बिल है, जो कमेटी है, ठीक है, इस बिल के थ्रू जो कमेटी बनेगी वो सम्मन भेज सकती है फर्म को, उनकी बुक्स, बेसिकली जो उनका डेटा है, उनके जो भी चीज़ें उन्होंने एक बुक्स बनाते हैं, बेसिकली अकाउंट्स में बोलते हैं कि बुक्स मेंटेन होती हैं, ठीक है। तो जो भी बुक्स या डॉक्यूमेंट कंपनीज की होंगी वो ऑडिट कर सकती हैं, वो देख सकती हैं, इंस्पेक्ट कर सकती हैं, ऑडिट इन अ वे, राइट। पेनल्टी इम्पोज हो सकती हैं अगर जो ब्रीच है, जैसे अगर डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि जो पर्सनल डेटा है वो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसी के हिसाब से जो सज़ा होगी वो तय की जाएगी। ये जो बोर्ड है वो एडवाइस कर सकता है गवर्नमेंट को ताकि वो ब्लॉक कर दे एक्सेस किसका, एक इंटरमीडिएटरी का, अगर प्रोविज़न में कहीं पे भी जो बिल है उसके प्रोविज़न में भी ऐसा लगता है कि 2 से ज़्यादा बार वायलेशन हो रही है तो क्या हो सकता है, उसका एक्सेस भी ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट किसी भी ऐसी कंपनी को इन अ वे उसको डेटा लेने से रोक सकती है अगर वो बार बार डेटा को लीक कर रहे हैं इस प्रोविज़न के थ्रू। फर्म्स कैन ऑल्सो फेस, जैसा मैंने अभी बताया, 2,500 करोड़ का फ़ाइन भी लग सकता है अगर आप डेटा आपकी कंपनी की तरफ से कहीं भी किसी एंगल से भी ब्रीच हुआ है, लीक हुआ है, ठीक है। बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की, तो अभी बात की गई, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सेट होगा 2 साल के लिए, रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है इसके तहत, ठीक है। इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग होगी इसकी, तो ताकि अच्छे से काम कर सके, इट विल वर्क इंडिपेंडेंटली।
इस वीडियो में डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताई हैं। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं कहूँगी आपके लिए होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स होंगी, कोई भी इम्पोर्टेंट बिल्स आएंगे, स्कीम आएंगी, आपको प्रैक्टिस मॉक के चैनल पे सारी इम्पोर्टेंट स्कीम बिल्स या जो भी इम्पोर्टेंट अफेयर्स होंगे वो सब आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।